हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू KIMT यूट्यूब चैनल। आपका सब्जेक्ट हमारा चल रहा है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इसके अंदर हमने अपनी सारी रिविजन वगैरह कर ली हैं। अब हमारा टॉपिक हमारा नेक्स्ट है इसके अंदर वो है हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन एंड चिल्ड्रन। कि किसी फैक्ट्री में अगर किसी बच्चे के लिए या कोई हमारा यंग पर्सन है उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या प्रोविजन है। हमने हेल्थ की प्रोविजन कर ली है, वेलफेयर की, इसी तरीके से सेफ्टी और अपनी वुमेन की एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होगी, ये सब चीजें हमने वर्किंग आवर्स सब चीजें कर ली है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन एंड चिल्ड्रन। कि अगर यंग पर्सन हमने एम्प्लॉय करना फैक्ट्री में या बच्चे एम्प्लॉय होंगे तो उसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है। इसके अंदर हमारा फर्स्ट है सेक्शन 67 के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। कि किन किन केसेस में मतलब 67 सेक्शन के अंदर किन किन केसेस में यंग पर्सन की एम्प्लॉयमेंट की यंग चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट पे प्रोहिबिशन है। नो चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड हिज 14th ईयर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। कि जो भी 14 साल से कम साल का बच्चा है वो किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन यही लगी हुई है। फिर हमारा है सेक्शन 68, उसके अंदर है नो एडल्ट वर्कर टू कैरी टोकन्स। इसमें क्या है, चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड हिज 14th ईयर और एनी एडोलेसेंट shall not be required or allowed to work in any factory unless कि वो किसी भी जिसने भी अपने 14 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं या अपनी एडोलेसेंस एज में है तो वो किस फैक्ट्री में मतलब किसी फैक्ट्री में काम करने से पहले उसे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस granted by reference to him under section 69 in the custody of the manager of the factory। कि जो हमारे फिटनेस का पूरा एक सर्टिफिकेट चाहिए जो मैनेजर फैक्ट्री का है वो प्रोवाइड करेगा सेक्शन 69 के अंदर। फिर हमारा सच चाइल्ड और एडोलेसेंट कैरीज व्हाइल ही इज एट वर्क अ टोकन गिविंग अ रेफरेंस टू सच सर्टिफिकेट। कि अगर हमारे पास ऐसा सर्टिफिकेट भी इशू हुआ है तो उसका एक टोकन हमें साथ में कैरी करना पड़ेगा जब भी हम फैक्ट्री में वर्क पे आएंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन। अब पहली बात हमने क्या की इसके अंदर, कोई काम नहीं कर सकता यंग चिल्ड्रन, कोई भी जो 14 ईयर से कम है वो काम नहीं कर सकता। 14 ईयर से अबव हो और आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस रिक्वायर्ड है जो आपको मैनेजर के थ्रू दिया जाता है। और जब भी आप फैक्ट्री में किसी काम के लिए आते हो आपको उसका एक टोकन लेके आना कंपल्सरी है। तो ये दो प्रोविजन है हमारी एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन इन द फैक्ट्री। अब हमारा नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट ऑफ, इसी में हमारा नेक्स्ट प्रोविजन है सेक्शन 77 के अंदर वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन। कि अगर कोई बच्चा एम्प्लॉयड भी है 14 ईयर से अबव वाला तो उसके लिए क्या क्या वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए। नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री फॉर मोर देन 4.5 hours in a day and during the night। कि कोई भी बच्चा रात को काम करना उसे अलाउड नहीं है और ना ही उसे 4.5 hours से ज्यादा वो किसी फैक्ट्री में काम कर सकता है। यानी दो प्रोविजंस क्या है इसमें वर्किंग आवर्स रिलेटेड हमारी, कि एक तो 4.5 hours से कम से ज्यादा काम नहीं कर सकता और साथ ही वो नाइट में काम नहीं कर सकता है। सेकेंड है इसमें पीरियड ऑफ वर्क ऑफ ऑल चिल्ड्रन एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री शैल बी लिमिटेड टू 2 shifts which shall not overlap or spread over more than 5 hours each। कि अगर 2 शिफ्ट्स में भी काम कर रहा है तो वो ओवरलैप नहीं करनी चाहिए और ना ही उनका टोटल 5 आवर्स से ज्यादा होना चाहिए। फिर है इसके अंदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 52 shall apply also to child workers and no exemption from the provision of that section may be granted in respect of any child। जो सेक्शन 52 के अंदर प्रोविजन है वो भी हर बच्चे पे एप्लीकेबल है और उसके लिए कोई भी आपको जो भी है एग्जम्पशन नहीं प्रोवाइड होगी। नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री ऑन एनी डे ऑन विच ही हैज ऑलरेडी बीन वर्किंग इन अनदर फैक्ट्री। कि अगर 2 जगह पे एम्प्लॉयड है वो ओवर उसकी 2 जगह एम्प्लॉयमेंट है, ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट है, तो अगर वो उस फैक्ट्री में अपने 4.5 hours या 5 hours में काम कर चुका है तो वो किसी और फैक्ट्री में उसी दिन पर जाकर काम नहीं कर सकता। ये भी पूरी एक प्रोविजन बनी हुई है। प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपका जो आपके अंडर अगर कोई एम्प्लॉय है, कोई बच्चा कोई काम कर रहा है तो कितनी फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, किस तरीके का काम कर रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे वही अगर शिफ्ट्स का है तो वो भी 5 hours, अगर 2 जगह का काम कर रहा है वो भी 5 hours से ज्यादा काम नहीं कर सकता। नो फीमेल चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन 8 AM and 7 PM। कि
कोई भी जो अगर फीमेल वर्कर है, आपकी फीमेल चाइल्ड वर्कर है, मतलब 14 ईयर्स से अबव एंड 18 ईयर्स के बिलो वाली है जो, वो मॉर्निंग में 8 AM से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में ही काम कर सकती है। उसके अलावा किसी भी टाइम पे वो फैक्ट्री में नहीं आ सकती, ना ही वहां पर काम कर सकती है। अब इसके अंदर हमारा नेक्स्ट है नोटिस ऑफ पीरियड्स ऑफ वर्क फॉर चिल्ड्रन। इस ये हमारा सेक्शन 72 के अंदर कि जो भी एम्प्लॉयर है हमारी फैक्ट्री का, मैनेजर है या कुछ भी है, उसे प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा कि किस किस टाइम वहां पे चाइल्ड लेबर मतलब हमारे बच्चे वहां पे जो हमारा चाइल्ड एम्प्लॉयज है उन्होंने काम किया है और किस किस वर्क में उन्होंने अपना काम किया है, कितने घंटे काम किया है, क्या ड्यूरेशन थी उनकी, ये सब उन्हें प्रॉपर नोटिस पहले से देना पड़ेगा, प्रायर नोटिस देना पड़ेगा कि इस वर्क में उन्होंने काम किया। रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर सेक्शन 73 के अंडर ये है कि प्रॉपर उन बच्चों के नेम उस रजिस्टर में, एक रजिस्टर में मेंशन होना चाहिए जहां पर उनकी एंट्री का टाइम, उनके जाने का टाइम, उनकी वेजेस कितनी है, मतलब प्रॉपर उनके बारे में और किस प्रोसेस में है सब चीजें मेंशन होनी चाहिए, जिसमें उनका एड्रेस, ये सब उनके जो गार्डियन वगैरह है उनके कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ मेंशन होने चाहिए। फिर हमारा आवर्स ऑफ वर्क टू कॉरेस्पॉन्ड विद नोटिस अंडर सेक्शन 72 एंड रजिस्टर अंडर सेक्शन 73 कि जो भी हमारे जितने भी घंटे उसने काम करने हैं वो सारे हमारे सेक्शन 72 और 73 के अंदर जो भी है रजिस्टर में प्रॉपरली मेंशन होने चाहिए कि इतने इसने इस शिफ्ट में काम करना है, इतने घंटे काम करना है। पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन सेक्शन 76 कि अगर एम्प्लॉयर को लगता है कि उसकी प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस तभी मिलता है जब हमें मेडिकल एग्जामिनेशन होती है किसी पर्सन की। तो अगर किसी बच्चे को भी हमने अपने यहाँ पे एम्प्लॉयर रखा है तो वहां पे तो उसकी प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। उसमें भी ये है कि आपको सेक्शन 76 के अंदर जो जो प्रोविजन है वो सारी फॉलो करनी पड़ेंगी, जिसके अंदर भी आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करवानी पड़ेगी वो सब इसके अंदर इंक्लूड होगा। फिर हमारा है पावर टू मेक रूल सेक्शन 77 कि कोई भी रूल्स बनाने का जो भी पावर है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास की होती है, सेक्शन 77 के अंदर। फिर हमारे सर्टेन अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ नॉट बार्ड वो हमारी है सेक्शन 78 के अंदर कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो लॉ ने अभी इम्पोज नहीं की है या कभी नहीं कर सकता, वो सेक्शन 78 के अंदर है जो प्रॉपरली आपको डिटेल में मेंशन होंगे आपके नोट्स के अंदर, आप वहां से इसे डिटेल में पढ़ सकते हो। फिर हमारा इसके अंदर नेक्स्ट है एनुअल लीव विद वेजेस का टॉपिक आ रहा है कि अगर किसी फैक्ट्री में आप लीव लेते हो एनुअल लीव तो विद वेजेस में आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें उसके अंदर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, every worker who has worked for a period of 240 days or more in a factory during a calendar year shall be allowed during the subsequent calendar year leave with wages for a number of days calculated at the rate of, मतलब अगर किसी ने 240 डेज से ज्यादा काम किया है किसी फैक्ट्री में तो उसके पास एनुअल लीव विद वेजेस का जो है स्पेशल हमारा जो एक होता है प्रिविलेज वो हमें ऑफर हो जाता है और उसे सब्सिक्वेंट कैलेंडर ईयर में वो अवेल कर सकता है। तो किस तरीके से हमारे वेजेस कैलकुलेट होंगे एनुअल लीव विद वेजेस की, इफ एन एडल्ट, अगर कोई एडल्ट है तो क्या है 1 day for every 20 days of work performed by him during the previous calendar year कि अगर उसने प्रीवियस कैलेंडर ईयर में 20 डेज कॉन्टिन्यूअस वर्क किया है तो उसके लिए 1 day उसकी एक लीव मिल जाती है उसकी। इफ अ चाइल्ड 1 day for every 15 days of work performed by him during the previous calendar year, और अगर कोई चाइल्ड है तो उसमें 15 डेज का हमारा इसके अंदर कॉन्सेप्ट आ रहा है कि 15 डेज अगर उसने वर्क परफॉर्म किया है तो उसे एक छुट्टी की प्रोविजन मिलती है। नेक्स्ट है इसके अंदर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। अगर हमारा मतलब हमारा एनुअल लीव जिसमें हमारे 2 पॉइंट्स है कि 240 डेज वर्क होना चाहिए और किस तरीके से अगर कोई एडल्ट है तो 20 डेज अगर किसी एडल्ट ने काम किया है तो उसे एक छुट्टी मिलती है, और चाइल्ड लेबर के केस में क्या होता है कि 15 डेज अगर उसने काम किया तो इक्वलेट है वो 1 लीव विद वेजेस के। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। अगर कोई मतलब इनमें से कोई ऑफेंस होता है तो उसकी पेनल्टी कितनी है, इसकी क्लैरिटी आपको आपके नोट्स में प्रॉपरली पता चल जाएगी कि क्या है। फर्स्ट है फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ रूल्स। अगर कोई भी किसी भी एक्ट की किसी भी प्रोविजन को या कोई भी मतलब कॉन्ट्रवेंट करता है उसे फॉलो नहीं करता है तो उसे कितनी पेनल्टी होगी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन अप टू 1 lakh
2 साल की सजा हो सकती है या फिर 1 लाख का फाइन, या दोनों के दोनों, जो उसकी प्रोविजन है उसके ऊपर वो चीज डिपेंड करेगी। फिर हमारा नेक्स्ट है इसमें ऑन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। अगर उसने वो गलती की है और उसे फिर भी कंटिन्यू करता है फाइन इम्पोज होने के बाद, या अगर उसे इम्प्रिजनमेंट हो जाती है उसके बाद भी वो उसे कंटिन्यू करता है, तो ₹1000 पर डे, जितने दिन तक वो उसे कंटिन्यू रखता है उसके बेसिस पे 1000 पर डे के अकॉर्डिंगली उसे पेनल्टी लगती रहती है। फिर हमारा ऑन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ चैप्टर 4 पर्टेनिंग टू सेफ्टी और डेंजरस ऑपरेशंस, कि अगर हमारे सेक्शन जो चैप्टर 4 हमने सेफ्टी का पढ़ा था, जिसके अंदर हमने 20 प्रोविजंस की थी, उनमें से अगर वो कोई भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावेंट करता है, उसे तोड़ता है, फॉलो नहीं करता है, तो क्या है, नॉट लेस देन 25,000 इन केस ऑफ डेथ। अगर किसी सेफ्टी के लिए उसे प्रॉपरली मेजरमेंट नहीं ली है, प्रॉपर एक्शंस नहीं उसने उठाए हैं, जो स्टेप्स हमें प्रोविजंस में दिए हुए थे ये चीजें फॉलो करनी जरूरी है, और उसने फॉलो नहीं की है तो उसे 25,000 देने पड़ेंगे इन केस ऑफ डेथ। अगर किसी इंप्लॉय की डेथ हो जाती है, वहां पर सेफ्टी मेजरमेंट्स की प्रॉपरली उन्होंने देखा नहीं है, उनके लिए प्रॉपर उन्होंने अरेंजमेंट्स नहीं की है, तो अगर और किसी इंप्लॉय की डेथ हो जाती है तो 25,000 रुपीज उसमें पेनल्टी लगेगी, और नॉट लेस देन 5,000 इन केस ऑफ सीरियस इंजरीज। अगर कोई सीरियस इंजरी हो जाती है तो उसमें भी 5,000 से कम फाइन नहीं लगेगा, मतलब 5,000 से अबव भी लगेगा अकॉर्डिंग टू कितने लेवल ऑफ उसे इंजरी हुई है। ये सब कैलकुलेशन हम अपनी नेक्स्ट यूनिट में करेंगे कि कंपनसेशन जब देनी पड़ती है तो कैसे कैलकुलेशन होती है उसकी। फिर हमारी नेक्स्ट इसके अंदर ऑफेंस क्या हो सकता है, सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेम सब प्रोविजंस, की अगर जो पहले भी कॉन्ट्रावेंट कर रहा है प्रोविजंस को और उन्हें फिर भी वो करता आ रहा है, दोबारा वो कर रहा है, तो क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन नॉट लेस देन 10,000 व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 lakh। कि अगर वो फिर से वो कॉन्ट्रावेंट करता है, सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंट करता है, उसे फॉलो नहीं करता है या तोड़ देता है अपने प्रोविजंस को, तो क्या होगा कि 3 years की इम्प्रिजनमेंट या फिर 10,000 से लेकर 2 लाख तक का फाइन उसे इम्पोज हो सकता है, पेनल्टी इतनी उसके ऊपर लग सकती है। कैसा नेचर ऑफ इंजरी होगी, नेचर ऑफ एक्सीडेंट होगा, या क्या क्या प्रोविजन थी जिसकी उसने कॉन्ट्रावेंट की है उसके ऊपर। फिर हमारा नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर्स, कि अगर हम इंस्पेक्टर्स को, हमने जैसे कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे 4 यूनिट्स होते हैं, पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, सर्टिफाइड जो होते हैं सर्जन होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं हमारे चीफ इंस्पेक्टर्स, और सेफ्टी ऑफिसर्स, ये हमारे 4 तरीके के हमने एडमिनिस्ट्रेशन हमने की थी। अगर इनमें से किसी को भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है, कोई भी जो हमारा एम्प्लॉयर है या कोई मैनेजर है या ऑक्यूपायर है फैक्ट्री का, वो उसे उसके जो काम है उसकी ड्यूटी फुलफिल नहीं करने देता, उसे ऑब्स्ट्रक्ट करता है या उसे मिसलीड करता है, उस केस में क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन अप टू 10,000 और बोथ। अगर उसे ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसे मिसलीड करता है, तो यहाँ पर 6 months की इम्प्रिजनमेंट होगी, इम्प्रिजनमेंट मींस जेल होगी, और या फिर उसे 10,000 का सिर्फ जुर्माना लगेगा, या फिर दोनों के 6 महीने की जेल की और 10,000 रुपए का जुर्माना भी दोनों लग जाएगा। फिर हमारा है रॉन्गफुल डिस्क्लोजिंग रिजल्ट पर्टेनिंग टू रिजल्ट ऑफ एनालिसिस, कि जो हमने रॉन्गफुल रिजल्ट उन्हें शो किए हैं, जो हमारे एनालिसिस हमने गलत उन्हें शो किया, अगर इस तरीके से है तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन अप टू 10,000 और बोथ। इसमें भी सेम है कि 6 महीने की या तो कैद हो जाएगी या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों के दोनों। फिर हमारा फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41B, 41C एंड 41H pertaining to compulsory disclosure of information by occupier, specific responsibility of occupier और right of workers to work imminent danger। अगर इन केसेस में 41B, 41C और 41H के अंदर अगर कोई हमारे प्रोविजन की कॉन्ट्रावेंशन होती है, मींस उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years विद फाइन अप टू 2 lakh एंड ऑन कॉन्टिन्यूअस फाइन विद 5,000 पर डे। कि अगर इनमें से किसी प्रोविजन को फॉलो नहीं करता है तो उसे इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years तक हो सकती है। सेफ्टी से रिगार्डिंग हमारे प्रोविजन से उनकी कॉन्ट्रावेंट करता है तो 7 years तक की जेल हो सकती है, या फिर 2 लाख रुपीज का जो पेनल्टी लग सकती है, और अगर उसे फिर भी कंटिन्यू रखता है तो 5,000 पर डे के अकॉर्डिंगली उसे फाइन लगता है। या फिर क्या है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years व्हेन कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूअस फॉर 1 year। और अगर ये कॉन्ट्रावेंशन जो हमारी है जो 1 साल तक चलती रहती है, पहले तो 5,000 पर डे है, फिर अगर वो फिर भी चलती रहती है तो सीधा ही 10 साल की सजा है, उसमें कोई पेनल्टी नहीं है, कोई फाइन नहीं है, वो तो लेंगे तो 2 लाख
वो तो लेंगे लेकिन अगर 1 साल तक वो 500 का फाइन भी दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं तो सीधा ही 10 साल की सजा है उसके अंडर। बस हमारा दैट्स इट फॉर टुडे कि हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अब कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें से किसी भी तरीके से आपका शॉर्टकट में भी आ सकता है या डिटेल में भी आ सकता है। आपको उसे प्रॉपरली क्लियरली समझना है कि क्या है। अगर आप ऑफरेंट पेनल्टीज को अभी जब मैं नोट्स दूंगी तो उसमें प्रॉपरली डिटेलिंग होगी उसकी कि कैसे कैसे किस किस केस में होगा। ये चार्ट मैंने बस आपकी कन्वीनियंस के लिए बनाया है ताकि आपको याद रहे, आपको देखकर भी पता चल जाए कि फाइन कितना लगेगा। अब कॉन्ट्रीब्यूशन में आप उसमें डिटेल में तो आप सारा उसे एक्सप्लेन करोगे कि ऐसे ऐसे उसके रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो क्या होगा, रूल क्या था वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर आपको इस फैक्ट्री एक्ट पूरा ही आपको समझना है तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि आपको ये चीज इसमें समझ नहीं आई है। नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में अपना नेक्स्ट यूनिट करेंगे या नेक्स्ट अपना एक्ट करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।